बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चल रही मुहिम में अब देश की सबसे बड़ी अदालत भी शामिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यप्रणाली में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव करते हुए सोमवार और शुक्रवार को पूरी तरह से वर्चुअल हियरिंग यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, देश के शीर्ष जजों ने खुद ईंधन बचाने के लिए कारपूलिंग करने का फैसला लिया है। लेकिन बात सिर्फ वर्चुअल सुनवाई तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और वो अब अपनी अलग अलग सरकारी गाड़ियों के बजाय आपस में कारपूलिंग करेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की खपत को कम किया जा सके और समाज में एक बड़ा संदेश दिया जा सके। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए लग्जरी गाड़ियां छोड़कर मेट्रो से चलने का फरमान जारी कर दिया है। तो वही नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक ऐसी कामयाबी मिली है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सीबीआई ने इस महाघोटाले के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पीवी कुलकर्णी के रूप में हुई, जो पुणे में केमिस्ट्री का लेक्चरर है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मास्टरमाइंड खुद एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया के भीतर काम कर रहा था, जिसके चलते पेपर तक इसकी पहुंच बेहद आसान थी। जांच के मुताबिक कुलकर्णी ने अपनी इसी पहुंच का फायदा उठाकर अप्रैल 2024 के आखिरी हफ्ते में ही नीट का असली पेपर हासिल कर लिया था। इसके बाद मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को इकट्ठा किया गया। पुणे में कुलकर्णी के ही घर पर एक स्पेशल कोचिंग क्लास भी चलाई गई, जहां छात्रों को परीक्षा के सवाल बोलकर लिखाए गए। इस हाई प्रोफाइल केस में अब तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 7 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार में मौजूद मध्यकालीन स्मारक भोजशाला को लेकर सालों से चले आ रहे विवाद पर आज हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार मानते हुए विवादित परिसर का धार्मिक चरित्र वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती के मंदिर के रूप में तय कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिमों को हर शुक्रवार वहां नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाले साल 2003 के आदेश को भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने हिंदू समुदाय की 2 जनहित याचिकाओं को मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2-2 कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज और एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट ये साबित करती है कि यह स्मारक परमार राजवंश के राजा भोज के द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर की ही है। का स्वागत है। भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। देखिए, माननीय न्यायालय साक्ष्य पर चलते हैं और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश न्यायालय ने सुनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और जो इसके पक्ष में मुकदमा लड़ते रहे उनको भी बहुत बहुत आभार। और ये केस जीता जागता उदाहरण था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसमें फैसला नहीं आ पा रहा था और ये बहुत खुशखबरी है जिस फैसला आया है हिंदुओं के पक्ष में। इन दिनों देश के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थाओं का दौरा कर जमीनी हकीकत और भविष्य की चुनौतियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ने पुणे स्थित ICAR राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। यहाँ उन्होंने अंगूर उत्पादन, निर्यात और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के कारण अंगूर किसानों के सामने आ रहे गंभीर संकटों को लेकर वैज्ञानिकों और हितधारकों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। वैज्ञानिकों, किसानों और कृषि क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कृषि अनुसंधान में जुटे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने शोधकर्ताओं को कृषि उन्नति की रीढ़ बताते हुए कहा कि विज्ञान आधारित नवाचारों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ही किसानों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है। अंगूर राष्ट्रीय अंगूर संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान इसलिए कि अंगूर हमारी कमर्शियल क्रॉप है और महाराष्ट्र में देश का 80% अंगूर होता है। लेकिन अंगूर उत्पादक किसानों के सामने जो समस्याएं आ जा रही है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ज़्यादा बरसात, उसके कारण अंगूर की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अलग अलग तरह के वायरस का अटैक, उन परिस्थितियों में संस्थान को क्या काम करना चाहिए किसानों के हित में, उस पर व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। मैंने इनकी नर्सरी को भी देखा है, अलग अलग वैरायटीज बनाई ज़रूर है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंत्रियों और नेताओं के काफिलों को छोटा करने और ईंधन बचाने की जबरदस्त बहर छिड़ी हुई है। दरअसल विपक्ष जहां एक तरफ बीजेपी के नए मंत्रियों को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एक बिल्कुल नया ही राग अलाप दिया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच पर रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफिला ना घटाने की गुहार लगाते हुए खुद साइकिल से चलने की बात कह दी। इस पर सीएम योगी ने ही भरे मंच से रवि किशन की ऐसी चुटकी ली कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल मंजिल पर रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा देश और प्रदेश के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि महाराज जी अपना काफिला छोटा ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद साइकिल से चल लूंगा। वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य में चल रहा राष्ट्रीय जनगणना अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मकानों के सूचीकरण और आवास मैपिंग का करीब 70% काम पूरा कर लिया गया। अब तक राज्य के लगभग 19 लाख घरों को कवर करते हुए 86 लाख नागरिकों का डेटा जुटाया जा चुका है। तो इस सरकार ने इस पूरे अभियान को पूरा करने के लिए 24 मई की समय सीमा तय की है, जिसे देखते हुए पर्वतीय से लेकर मैदानी जिलों तक प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। समीक्षा में सामने आया है कि मैदानी इलाकों के मुकाबले पर्वतीय जिलों में जनगणना का काम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें चंपावत जिला सबसे आगे चल रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में कुछ इलाकों में काम देरी से शुरू होने का मुद्दा भी उठा, जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ किया कि अब सभी ब्लॉकों और वार्डों में काम शुरू किया जा चुका है और इसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों नेताओं की गाड़ियां और उनके लंबे काफिले सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बन गए हैं। एक तरफ जहां वाराणसी में नए मंत्रियों के काफिलों और लगे जाम को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जालौन के उरई से बिल्कुल अलग तस्वीर एक सामने आई। यहां पर भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा अपने वीआईपी काफिले को छोड़कर अचानक ई रिक्शे की सवारी करते नजर आए हैं। विधायक जी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बुंदेलखंड की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। अपने इस कदम पर सफाई देते हुए खुद विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा है कि देश और पर्यावरण के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। हालांकि विधायक जी के इस नए अवतार पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे केवल एक राजनीतिक संकेत, पब्लिसिटी स्टंट और खुद के प्रचार से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये केवल कैमरों के सामने की सादगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आज लखनऊ में पूरे एक्शन में नजर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे राजनीतिक बात छोड़े। माता प्रसाद पांडे ने देश में बढ़ती खुदरा ईंधन की कीमतों, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, पेपर लीक के बाद 21 जून को पुनर्निर्धारित हुई नीट परीक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जनता से सादगी अपनाने की अपील कर रही है और दूसरी तरफ तेल की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की राजनीतिक यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि जब देश ईंधन और सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है, तब शीर्ष नेतृत्व विदेशों के दौरे में व्यस्त है। दुनिया में कीमत बढ़ी है, इसका लाभ ये उठाकर तेल का दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कह रहे थे 1 वर्ष का हमारे पास तेल भरा है, हमें कुछ नहीं करना है। तेल का दाम बढ़ाने से अच्छा होता अगर उस पर ड्यूटी कम कर दिए होते तो लोगों को लाभ मिलता। जो उस पर एक्साइज ड्यूटी है थोड़ा कम कर देते, 3 रुपये बढ़ाएं, 3 रुपये उसी में कम कर देते, क्या फर्क पड़ता। देखिए वो सब सही है, लेकिन आपने जिम्मा लिया था ना कि आप सुव्यवस्था देंगे, महंगाई कम करेंगे। अब उसका महंगाई से यहाँ आप डालेंगे, ये महंगाई जो है कुल तेले पर थोड़ा है, महंगाई तो सब पर है। वहीं नीट परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर युवा कांग्रेस ने आज लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक साल तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अभी तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं, बात करी जाए तो कितने पेपर लीक हो चुके हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो वहीं नीट परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर युवा कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। नीट यूजी परीक्षा 2026 जिस तरीके से लगातार जो है उस पर हुई पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार तमाम जो छात्र हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनएसवाई के तमाम जो कार्यकर्ता है आज धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकते हुए नजर आए। साफ तौर पे हमारे साथ हैं, बात करेंगे नीट यूजी जिस तरीके से आप देखें धांधली, इससे पहले भी पेपर लीक हुआ, लगातार इस पेपर लीक बड़ी तो इसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि पेपर सेल।
पेपर बेचा जा रहा है। आपको पता है कैसे चेन बनाई गई, रातों रात पेपर बिक गया। जिसको पहली बार पेपर मिला वो गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने, उसको सीरियस नहीं लिया गया तो वो फिर गया एनटीए में किसी से मिला, एनटीए ने भी उसको सीरियस नहीं लिया। फिर उसने कोर्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब बात को आगे बढ़ाई, जब कितने पेपर में कितने सवाल जवाब उसके मैच हो गए, तब जाके तो सरकार जागी है कि ये हाँ लीक हुआ है। और इस पे एनटीए पे मुकदमा होना चाहिए, इन अधिकारी पे मुकदमा होना चाहिए, उन अधिकारी पे मुकदमा होना चाहिए। सबसे पहला मुकदमा धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर होना चाहिए। जब से वो आए हैं केवल वो पेपर लीक, पेपर बेच, पेपर लीक, पेपर बेच, री एग्जाम यही कर रहे हैं। ये बताइए, जो लोग कमा रहे हैं, कमजोर, नीट डॉक्टर बनना सपना होता है सभी का, जब उस सपने को लेके कोई गरीब किसान का बेटा अपनी ज़मीन को बेच के गाँव में से शहर में जा रहा है, और जब पेपर गया उसका अच्छा गया, किसी ने बताया मेरा 700 नंबर आ रहा है, किसी ने बताया 710, 720, किसी का 720 पूरा आ रहा है नंबर। उसके बाद जब उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, मैं तो 720 दिया हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ मेहनत करके, इससे उससे ज़्यादा खुश हुआ। सीबीआई ने जब कोर्ट में जो है पेश किया उन लोगों आरोपियों को, तो उसमें ये पता चला कि जो है वो जांच कर रहे हैं कि एनटीए के तमाम उसके अधिकारी उसमें शामिल हो सकते हैं। ये शक उन्होंने जताया। देखिए, शक नहीं, उन्होंने बोला है, हम वो तो बोले हैं कि हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े हुए हैं वो लोग। वो बोले हम तो छोटे से आदमी हैं, हमारे से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, आप उनको ढूंढने निकलेंगे तो वो आपको खुद ही खा जाएंगे। अब इससे ऊपर मैं क्या जवाब दूँ? मगरमच्छ का मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जो जिस राज्य में पेपर सेट हो रहा है वहाँ के शिक्षा मंत्री। तो लगातार आप देखें जिस तरीके से लगातार जो है जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जो एनटीए जो परीक्षा कराती है उसको जो है बैन करने की बात कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आप देखें साफ तौर पर जो है नीट यूजी परीक्षा जिस तरीके से लीक हुआ, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं जो छात्रों का प्रदर्शन है वो सड़कों पर जारी है। अब जिस तरीके से लगातार जो है इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई कर रही है, हालांकि ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। लगातार सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ में अविनाश, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील का असर साफ दिखने लगा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पीएम की अपील का पालन करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया है। शुक्रवार को मंत्री दानिश आजाद अंसारी अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक बुलेट मोटरसाइकिल से जाते हुए नजर आए। इस दौरान दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और उसी का पालन करते हुए उन्होंने दोपहिया से ऑफिस जाने का फैसला लिया। उनका कहना है कि वो कम से कम हफ्ते में एक दिन इसी तरह से ईंधन की बचत करेंगे, जिसके लिए वो दोपहिया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव के तंज कसे जाने के सवाल पर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है। यह ईंधन संकट वैश्विक संकट है और पीएम मोदी की अपील पर पूरे देशवासी इस पर अमल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की है और उस अपील का असर अब दिखने लगा है। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी के घर पे और आपको दिखाएंगे कि देखिए वो किस तरह से जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके बाद उन्होंने बाइक का सहारा लिया है। वो बुलेट से आज ऑफिस जाएंगे, सचिवालय वो बुलेट से जाएंगे, उनके साथ जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो भी बुलेट मोटरसाइकिल से जाएंगे और ये मंत्री जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो प्रधानमंत्री की अपील था मोदी जी की अपील पे एक दिन हम सब निश्चित तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कॉन्वॉय को कम करें, बाइक का इस्तेमाल करें, ये हमारा प्रयास है। जनता से भी अपील करेंगे। निश्चित तौर पे आज देश का जन जन जुड़ रहा है मोदी जी के सबकी अपील पे, देश की जनता जुड़ रही है। पेट्रोल का जो कीमत बढ़ा उस पर अखिलेश ने तंज कसा और साइकिल सहारा। समाजवादी पार्टी नकारात्मक तरीके से राजनीति करती है। देश पूरी तरीके से सजग और जागरूक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें देश पूरी तरीके से इसके लिए डट के खड़ा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। तो ये मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी थे जिन्होंने साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके बाद वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से ऑफिस जाएंगे, जो सचिवालय है वहां पे जाएंगे, कामकाज निपटाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में कम से कम एक दिन इस तरह से दोपहिया वाहन से अपने ऑफिस तक जाएंगे। कैमरामैन इसी के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ। लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पहले से ही महंगाई और गैस की किल्लत का सामना कर रहे आम आदमी को बढ़े हुए दामों का एक और झटका लगा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सदन और सार्वजनिक मंचों से आरोप लगाया है कि भाजपा के सत्ता में रहने तक महंगाई कम नहीं होगी और आम जनता त्रस्त है।
डीजल पेट्रोल की भूमिका तो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले तब बना दी थी जब ये बोला था कि हम लोग डीजल पेट्रोल कम फूकें, तेल का इस्तेमाल ना करें, खाने वाले तेल का, और विदेशी यात्रा ना करें। इनसे पूछे बेशर्मों से, कोई बेशर्म लोगों से, कि आप जो है 5-5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, दोहरे चरित्र के लोग, इनसे ये पूछे कोई कि क्यों जा रहे हैं, और कैसी बेशर्मी है लोगों के। कह रहे कि 1 साल तक सोना ना खरीदें। जहाँ सुनार जो हमारे हैं, जो सोने का काम करते हैं, जिनके हजारों लाखों पूरे देश में वर्कर काम करते हैं, उनका काम ठंडा पड़ गया, वो भी इनके विरोध में इस समय खड़े हैं। और साथ साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म और बेहया सरकार है, इसके खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है। डीजल पेट्रोल के दाम आज सुबह ही बढ़ाए, अभी तो कम बढ़ाए, आप देखिएगा, अभी धीरे धीरे करके और बढ़ाएंगे। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक दिल दहला देने वाली बात आज सामने आई है, जहां पर एक पति ने शक के दायरे में आकर अपनी ही पत्नी की जीवन लीला समाप्त कर दी है। आरोपी ने न केवल अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, बल्कि साक्ष्य छुपाने के लिए शव को बोरे में बंद कर इंदिरा डैम के किनारे फेंक दिया। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ को अपनी पत्नी पर किसी प्रेम प्रसंग का शक था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना के दिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि अल्ताफ ने यास्मीन का गला घोंट दिया। अल्ताफ उर्फ कल्लू पुत्र सईद निवासी सखीनगर, थाना रुदौली, जनपद अयोध्या, इसके द्वारा एक सूचना दी गई कि उसकी पत्नी कहीं निकल गई है और उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाना चाहता है। उप निरीक्षक द्वारा इसकी जांच की गई तो महिला के घर वालों ने बताया कि रात में इनका झगड़ा हुआ है और संभवतः अल्ताफ ने अपनी पत्नी को मार दिया है। इसमें और जांच करने के उपरांत अल्ताफ ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और थाना बीबीडी में इंदिरा नहर के किनारे में उसने अपनी पत्नी का शव बोरे में बांध के फेंक दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ने वाहन समेत मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और घेराबंदी करते हुए फरार ट्रक का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।